हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में, जिसमें हम बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक सीरीज़ आपके सामने लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं। ये उस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले के 2 वीडियो अवश्य देख लें, जिससे कि इकोनॉमिक्स से, भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको ज़रूर समझ में आ जाएं। चैनल से जुड़े रहें ताकि हर नए वीडियो का लिंक आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? योजना आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा? फ्रेंड्स, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे कि हम CSSO कहते हैं, के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय में दिया गया था, क्योंकि पहली पंचवर्षीय में कृषि के साथ कृषि पर आत्मनिर्भरता थी, दूसरे में तीव्र औद्योगिकरण पे था, तीसरे में भी औद्योगिकरण के विकास की बात थी। गरीबी हटाओ, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से रिलेटेड नारा जो था वो चौथी पंचवर्षीय में दिया गया था। इसलिए पहला ऑप्शन ए सही होगा। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। भारत में गरीबी को परिभाषित करने का जो तरीका है वो कैलोरी की प्राप्ति से संबंधित है। कैलोरी के प्राप्ति के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में 1800 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी का भोजन ना पाने वाले व्यक्ति को गरीब माना गया है। इसलिए ऑप्शन सी, कैलोरी की प्राप्ति से संबंधित परिभाषा गरीबी की दी गई है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। भारत में लीड बैंक का कार्य किया जाता है। ये लीड बैंक क्या होता है? लीड बैंक आरबीआई द्वारा नामित एक ऐसा बैंक होता है जो उस डिस्ट्रिक्ट पे, एक जिले विशेष पर बैंकिंग सेवाओं के लिए उन्नयन के लिए कार्य करता है। भारत में ये व्यवस्था लागू नहीं है। इसलिए स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, किसी भी बैंक द्वारा या उपरोक्त में कोई नहीं में से डी ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं सही होगा, क्योंकि भारत में लीड बैंक का सिस्टम नहीं है। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर, बैंक दर ये ब्याज दर नहीं है। ब्याज दर वो होती है जिस पर पब्लिक को व्यापारिक बैंक लोन देते हैं, जबकि बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर व्यापारिक बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। तो इस तरीके से आरबीआई प्रथम लेवल की प्रतिभूतियों के बदले जो शॉर्ट टर्म के लिए व्यापारिक बैंकों को लोन देता है, उस पर लिया जाने वाला बैंक दर है। ऑप्शन सी, आरबीआई बैंकों को ऋण देता है। इस तरीके से इसका सही आंसर होगा। पूंजी बाजार से क्या आशय है? फ्रेंड्स, पूंजी बाजार एक ऐसी बाजार है जहां पर कि डिफरेंट कॉरपोरेट सेक्टर की एंटिटीज यानी कंपनियां अपनी पूंजी को जुटाती हैं, जिसमें से इक्विटी और डेट के नाम पर रहता है। इसलिए शेयर बाजार और मुद्रा बाजार, जो कि शेयर मार्केट एंड मनी मार्केट के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों इसीलिए सही होगा क्योंकि पूंजी बाजार से आशय इन दोनों से है। हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की बात कर रहे हैं। बैंकों का बैंक कहलाता है, बैंकों का बैंक कहलाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सामान्य जनता व्यापारिक बैंकों में अपना पैसा जमा करती है और आवश्यकता पड़ने पर उन बैंकों से लोन लेती है। लेकिन यह व्यापारिक बैंक क्या करते हैं? उसी पैसे को, एक्स्ट्रा को, आरबीआई के साथ पार्क करते हैं और आवश्यकता होने पर आरबीआई से फंड लेते हैं। इस तरीके से आरबीआई बैंकों के साथ बैंकों का काम करती है। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस का सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। प्लास्टिक मनी क्या है? वो पैसा जो प्लास्टिक कार्ड के तौर पर रहता है और आवश्यकता होने पर कैश एंड क्रेडिट दोनों के तौर पर काम करता है। इसलिए प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। याद रखिएगा, कागजी मुद्रा करेंसी है, पेपर मनी कहलाता है। एंड शेयर ये सिक्योरिटी के तौर पर यूज हो सकते हैं, बट दे आर नॉट अ मनी। दैट्स वाई उपरोक्त सभी सही नहीं होगा। ऑप्शन बी, क्रेडिट कार्ड ही सही उत्तर होगा प्लास्टिक मनी के संबंध में।
मुद्रा अवमूल्यन से क्या आशय है? फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब हमारे देश की मुद्रा का वैल्यू हाई हो जाता है तो हमारे जो विदेशी देश हैं वो हमारे यहाँ से इंपोर्ट कम करने लगते हैं। तो अपने देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए विदेशी मुद्रा की तुलना में हम अपनी मुद्रा की वैल्यू जब जानबूझकर घटाते हैं तो इसे हम मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं। ऐसा करते समय हमें घाटे की अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना होता है, चूँकि हम हीनार्थ प्रबंधन की ओर चलते हैं। याद रखिएगा, हीनार्थ प्रबंधन भी यही बात है। भुगतान संतुलन में शामिल है ऑप्शन ए दृश्य बाजार, बी अदृश्य बाजार, सी ऋण, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, भुगतान संतुलन दो देशों के बीच होने वाले सभी व्यापारिक लेन देनों का लेखा जोखा भुगतान कहलाता है, और उसमें जब एक देश अपने आप में कैलिबर पे आता है या बैलेंस पे आता है तो उसे हम भुगतान संतुलन कहते हैं। इसलिए अदृश्य बाजार, दृश्य बाजार और ऋण तीनों बिंदुओं पर सही होना भुगतान संतुलन कहलाता है। नई एकल यूरोपियन नीति मुद्रा का क्या नाम है? यूरोपियन यूनियन के द्वारा वर्तमान में अपने सभी देशों में एक जैसी मुद्रा चलाने की बात की गई है, इसलिए इस मुद्रा का नाम यूरो रखा गया है, जिसे हम यूरोपीय यूनियन के नाम पे जानते हैं। इसलिए ऑप्शन बी यूरो सही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। पीसी पाउंड स्टर्लिंग एक प्रॉपर या कह सकते हैं सेपरेट देश की मुद्राएं हैं। ऑप्शन बी यूरो इज न्यू करेंसी ऑफ यूरोपियन मनी। स्मार्ट मनी किसके लिए प्रयोग होता है? इंटरनेट बैंकिंग के लिए, क्रेडिट कार्ड के लिए, बैंक बचत खातों के लिए, बैंकों के चालू खातों के लिए। फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड अगेन चूँकि वास्तव में पेपर मनी के तौर पर, प्लास्टिक मनी के तौर पर जाना जाता है, को हम स्मार्ट मनी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये इसका एडवांस पेमेंट होता है और लेटर ऑन आप इसको बिल के बाद जनरेट कर सकते हैं, बिल के बाद पेमेंट करते हैं। इसलिए क्रेडिट कार्ड इज अ स्मार्ट मनी दैट कैन नॉट बी स्टोलन। भारत में पहली बार अवमूल्यन कब किया गया था? अवमूल्यन की बात हम बता चुके हैं। भारत में अवमूल्यन सबसे पहले 1949 के समय में किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए 1949 will be the right answer for this question। अवमूल्यन अब तक भारत में 3 बार किया गया है। इस विषय पर भी एक प्रश्न आगे आएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए 1949 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? फ्रेंड, इसके पहले गैट की एक वर्किंग चलती थी जिसे हम जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड कहते हैं। गैट को बहुत सारे कंट्रीज नहीं मान रहे थे, इसलिए WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना गैट को समाप्त करके की गई थी। क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ पर ऑप्शन सी 1995 में, चूंकि गैट को समाप्त किया गया था, विश्व व्यापार संगठन ने उसकी जगह ली थी, इसलिए ऑप्शन सी 1995 इसका सही आंसर होगा। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक चाणक्य को कहा जाता है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्र जो कि वास्तव में प्योर इकोनॉमी है, जिसमें कि मनी से रिलेटेड स्टडी की जाती है, इसका जनक हम एडम स्मिथ को कहते हैं। चूँकि धन संबंधी परिभाषा दे करके एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को पहली बार डिफाइन या परिभाषित करने की कोशिश की थी। मार्शल वेलफेयर से रिलेटेड हैं, कीन्स सोसाइटी से रिलेटेड हैं, रॉबिन्सन स्कैर्सिटी यानी अल्प समाप्ति मुद्रा से संबंधित हैं। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी भारत में सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आयकर, निगम कर, सीमा कर या केंद्रीय उत्पाद शुल्क। आयकर इनकम टैक्स, निगम कर कॉरपोरेशन टैक्स, सीमा कर कस्टम ड्यूटी एंड केंद्रीय उत्पादन शुल्क इज अ प्रोडक्शन ड्यूटी। फ्रेंड्स, प्रोडक्शन ड्यूटी जो कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के तौर पर वसूला जाता है, इसका सही आंसर होगा। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पर वैसे तो हस्ताक्षर RBI गवर्नर के होते हैं, लेकिन 1 रुपए के नोट पर या वर्तमान समय में 10 रुपए के नीचे के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन ए है वित्त मंत्री भारत सरकार, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य मंत्री भारत सरकार, या ऑप्शन डी वित्त मंत्री भारत सरकार, वित्त सचिव भारत सरकार। फ्रेंड्स, वित्त सचिव
जो कि भारत सरकार की ओर से अपॉइंट होता है, उसे 10 रुपये के नीचे के किसी भी नोट पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। भारत का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक होता है? केंद्रीय बैंक वह बैंक होता है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है, विदेशी मुद्रा भंडार के संचरण पे अपनी निगाह रखता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर निगाह रखता है, सरकार को राय देता है, बैंकों के बैंक के तौर पर काम करता है, साख निर्माण पे भी कंट्रोल करता है। इस तरीके से ये सारे काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं भारत में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 10 रुपये या उससे ऊपर के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं? फ्रेंड्स, पीछे के क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, 1 रुपया या 1 रुपये से 5 रुपये तक के नोट पर हस्ताक्षर वित्त सचिव भारत सरकार के होते हैं। 10 रुपये या उससे ऊपर के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, बी वाणिज्य मंत्री, सी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक और डी प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हस्ताक्षर सभी नोटों पर पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक सही होगा। अगला क्वेश्चन, वह निम्नलिखित में कौन सी संस्था होना चाहिए यहाँ पे बाजारों पर से नियंत्रण करती है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी सेबी, सी यूटीआई एंड डी वित्त मंत्रालय। फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शेयर बाजार से मतलब नहीं रखती है। बी सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी संस्था है जो भारत में प्रतिभूतियों के आदान प्रदान पर कंट्रोल करती है। इस तरीके से चूंकि सिक्योरिटी ट्रांसफर शेयर मार्केट में होता है, ऑप्शन बी सही होगा। मंदड़िया एंड तेजड़िया, मंदड़िया बियर एंड तेजड़िया बुल शब्दावली किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, यह शब्दावली शेयर बाजार से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। मैं आपको बता दूं, मंदड़िया वह व्यक्ति है जो शेयर बाजार में गिरावट ला करके पैसे कमाने की कोशिश करता है। तेजड़िया वह व्यक्ति है जो शेयर बाजार को ऊपर उठा करके पैसे कमाने की कोशिश करता है, इसलिए इसे हम मंदड़िया एंड तेजड़िया शब्दों से बताते हैं और ऑप्शन डी सही होगा। भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब प्रारंभ हुई? फ्रेंड्स, नियमित जनगणना की जब बात आती है तो ये समय होता है लॉर्ड रिपन का, जो कि 1881 में जिन्होंने जनसंख्या को नियमित तौर पर शुरू कराया। वैसे पहली बार जनगणना 1872 में की गई थी, इसलिए क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। पहली बार अगर जनगणना की बात की जाती है तो 1872 सही होगा, अगर नियमित जनगणना की बात की जाती है तो 1881 इसका सही आंसर होगा। सो ऑप्शन सी 1881 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 1881 सी ऑप्शन सही होगा। मुद्रास्फीति मापने के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष के तौर पर माना जाता है? एक्चुअली फ्रेंड, जब हम स्फीति मानते हैं तो किसी न किसी समय के विशेष मूल्य को आधार वर्ष के तौर पर मानते हैं, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि कितने प्रतिशत मूल्य में वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में जब कभी भी हम मुद्रास्फीति नापने की कोशिश करते हैं तो आधार वर्ष के रूप में 1999 2000 के मूल्य वर्ष को मानते हैं, इसलिए आधार वर्ष के तौर पर 1999 और 2000 के मूल्य को देखा जाएगा। रेखी समिति का संबंध है। रेखी समिति किस पर्पस के लिए बनी थी? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, कर सुधार या बैंकिंग सुधार? आपको बताना है कि रेखीय समिति का संबंध इनमें से किस सुधार के लिए है और रेखीय समिति ने किस विभाग या किस संबंध में अपने क्वेश्चन दिए थे। तो फ्रेंड्स, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स के तौर पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए या इनडायरेक्ट टैक्स को कैसे और बेहतर बनाया जा सके, इस पर सुझाव देने के लिए रेखी समिति का गठन किया गया था। राजा चिलैया समिति किस तरीके के विषय से संबंधित है? भुगतान संतुलन से, बीमा के निजीकरण से, कर सुधारों से संबंधित है या बैंकिंग सुधार से संबंधित है? भुगतान संतुलन में एक देश के पेमेंट और उसकी बात की जाती है, बीमा के निजीकरण में बीमा से संबंधित बात है, कर सुधारों में टैक्स लगाना, उसको वसूल करना से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी राजा चिलैया समिति कर सुधारों से संबंधित है, क्योंकि इसी विषय पर इसको रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। मुद्रास्फीति में लाभान्वित होता है
कौन लाभान्वित होता है? बचतकर्ता, ऋणदाता, ऋणी या पेंशन प्राप्त करता। फ्रेंड्स, समझना होगा मुद्रास्फीति है क्या। मुद्रास्फीति में वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं जिसके कारण मुद्रा का मूल्य घट जाता है। यानी 100 रुपया अगर आज हम किसी को दे रहे हैं तो आज के समय में 100 रुपया जितनी चीज खरीद सकता है, अगर मूल्य बढ़ जाएगा तो कल वही चीज खरीदने के लिए हमें 150 रुपए देने पड़ेंगे। इस तरीके से वो व्यक्ति जो आज हमसे 100 लेके गया है, कल ही 100 दे देगा तो वो फायदे में रहेगा। इसलिए ऋणी जो कि वास्तव में ऋण लेता है, मुद्रास्फीति में लाभान्वित हो जाता है। वह अवस्था जिसके बाद मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ती हैं, क्या कहलाती है? पहले ही मैंने आपको बताया है, लगातार मुद्रा के मूल्य बढ़ना और मुद्रा के वैल्यू में कमी आ जाना, मुद्रा का मूल्य गिर जाना मुद्रास्फीति कहलाता है। इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, जो कि बनावटी महंगाई होती है और वस्तु में कमी के कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन ए मुद्रास्फीति इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। भारत में जनसंख्या विभाजक दशक किसे कहते हैं? जनसंख्या की गणना 1872 में हुई, नियमित जनगणना 1881 में हुई। तब से 10-10 वर्षों के अंतराल में गणना की जा रही है। लेकिन ऐसा कौन सा दशक था जबकि जो जनसंख्या थी वो बढ़ने के बजाय घट गई? फ्रेंड्स, ऐसा समय 1911 से 1921 के बीच में हो सकता है, 1901-1911 के बीच में हो सकता है, 1921-1931 में हो सकता है, 1971-1981 में हो सकता है। कब हुआ ऐसा? तो फ्रेंड्स, 1911 से 1921 का जो दशक था, इसमें जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी। इसलिए 1911 से 1921 का दशक जनसंख्या विभाजक कहलाता है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के निवास वाला प्रदेश है। कौन से प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति का निवास पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तराखंड। इनमें से कहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजाति जनसंख्या निवास करती है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर जनजातियाँ सबसे ज़्यादा निवास करती हैं। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन 2010 और 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि कितनी है? ऑप्शन ए 15.2.4%, 16.13%, 17.7%, 18.67%। फ्रेंड्स, ये याद करने वाली बात है, आपको पता होना चाहिए कि वार्षिक वृद्धि दर 1.6 है और यहाँ पर दशकीय वृद्धि जो है वो 17.7% है। इसलिए ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? याद रखिएगा, 2 तरीके पूछे जाते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाता है और एक जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख जम्मू कश्मीर है, जो कि वर्तमान की परिसीमन के बाद ऐसा देखने को मिला है कि लद्दाख का एरिया सबसे विस्तृत एरिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फ्रेंड्स, पिछले प्रश्न में हमने पूछा था क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। यहाँ पर जनसंख्या यानी नागरिकों के निवास की बात की जा रही है, किस जिले में सबसे ज़्यादा लोग रह रहे हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से ए ठाणे महाराष्ट्र में पड़ता है। यह जिला सबसे घना बसा या सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला पाया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा राज्य है जो 2011 की जनसंख्या के बाद सबसे बड़े राज्य के तौर पर उभर कर सामने आया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स, इसके पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश हुआ करता था, लेकिन छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद अब ऑप्शन बी राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है या सबसे बड़े प्रदेश के तौर पर उभर कर सामने आया है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का घनत्व कितना है? ऑप्शन सी 382, ऑप्शन बी ए 324,
ऑप्शन बी 344, ऑप्शन सी 382, ऑप्शन डी 335। 324, ऑप्शन बी 344, ऑप्शन सी 382, ऑप्शन डी 335। आपको बताना है कि जनसंख्या घनत्व किसका ज़्यादा है। यह 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था। जनसंख्या घनत्व 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले पर व्यक्ति आय की गणना होती है। तो इसमें ऑप्शन डी 382 सही होगा। क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी है। जीवन प्रत्याशा एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें कि हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि एक जन्म लेने वाला व्यक्ति औसतन कितने समय तक, कितने साल तक जीने की अपनी उम्मीद रखता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये पाया गया है कि 65.4% यानी 65 वर्ष 4 महीने एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की प्रत्याशा है या उम्मीद की जा सकती है। क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। फ्रेंड्स, लिंगानुपात से आशय प्रति 1000 पुरुषों में उपलब्ध महिलाओं की संख्या से लगाया जाता है, जिसमें कि हमें ये पता चलता है कि 1000 पुरुषों के सापेक्ष कितनी महिलाएं भारत में निवास करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बताइए 9 से 939, 943, 933, 937। ऑप्शन सी बी 943 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। व्यापारिक बैंक से आशय ऐसे बैंक से है जिसने कि व्यक्तिगत क्षेत्र या जिसने निर्माण क्षेत्र यानी फैक्ट्री एरिया को सर्वाधिक ऋण प्रदान कर रखा है। तो ऐसे में ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, IDBI बैंक। कौन सा बैंक है जिसने सबसे ज़्यादा ऋण दे रखा है। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस मामले में सबसे आगे है, इसलिए सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया माना जाता है। आर्यन मल्होत्रा समिति का संबंध किस बात से है। कर सुधार से, बीमा क्षेत्र से, बैंकिंग क्षेत्र से या बीमार उद्योगों के क्षेत्र से। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि बीमा क्षेत्र, कर सुधार क्षेत्र या बैंकिंग क्षेत्र या बीमार क्षेत्र, इनमें से किसके लिए हमें आर्यन मल्होत्रा समिति को गठित करना पड़ा था। तो फ्रेंड्स, बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए या बीमा क्षेत्र की कह सकते हैं संस्तुति देने के लिए, रिपोर्ट प्रदान करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। श्रम गहन उद्योग वह है, इंटेंसिव लेबर इंडस्ट्री कौन है जहां पर कठिन मानव श्रम की आवश्यकता होती है, श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी दी जाती है, जहां अधिक श्रमिकों को रखा जाता है, सुविधाओं को अधिक उपलब्ध कराया जाता है या श्रमिकों को सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। फ्रेंड्स, जहां पर ज़रूरत से ज़्यादा श्रमिकों को रखा जाता है, जहां अधिक श्रमिकों की आवश्यकता है, ऐसे उद्योग को श्रम गहन उद्योग कहते हैं। मुद्रा का सामान्य अर्थ क्या है या मुद्रा किस बात को कहते हैं। मुद्रा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ऑप्शन ए करेंसी, बी करेंसी और मांग जमा राशियां जिसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, ऑप्शन सी करेंसी और संपूर्ण जमा राशियां, ऑप्शन डी क्रेडिट कार्ड और चेक। फ्रेंड्स, ऑप्शन बी करेंसी प्लस मांग जमा राशियां यानी कैश प्लस ओडी प्लस डीडी का ऑप्शन मुद्रा के तौर पर आता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। मुद्रा का अनिवार्य कार्य है, ऐसे कार्य जो वास्तव में मुद्रा ही कर सकती है, बाकी कोई भी चीज़ नहीं करती। ऐसे कौन से कार्य हैं। तो फ्रेंड, मूल्य का मापन, मूल्य संचय, मूल्य हस्तांतरण या साख व्यवस्था का आधार। फ्रेंड्स, इनमें से कौन मुद्रा का अनिवार्य कार्य है। मुद्रा विनिमय के माध्यम और मूल्य मापन के तौर पर काम करती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए मूल्य मापन सही आंसर होगा। मूल्य संचय, मूल्य हस्तांतरण, साख व्यवस्था का आधार मुद्रा के द्वितीय कार्य हैं। संपदा कर भारत में पहली बार कब लगाया गया। ये संपदा कर प्रॉपर्टी टैक्स होता है, ये भारत में कब लगाया गया। 1991 में, 1996 में, 1997 में, 1948 में। आपको बताना है जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये भारत में पहली बार कब इम्पोज किया गया या इसके लिए कब प्रावधान लाया गया। तो फ्रेंड्स, 1957 इज़ द ईयर जबकि प्रॉपर्टी टैक्स भारत में इम्पोज किया गया, जिस पर कि प्रॉपर्टी के लेन देन पर भी अब टैक्स
लिया जाने लगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी डिस्गाइज्ड बेरोजगारी होती है, जो कि छुपी बेरोजगारी होती है। कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में या सभी क्षेत्रों में। फ्रेंड्स, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सभी क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है या प्रच्छन्न बेरोजगारी वो होती है जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग कार्य कर रहे होते हैं और हमें दिखाई नहीं पड़ता है या हमें समझ में नहीं आता है, जबकि ज़रूरत वहाँ नहीं होती उन लोगों की। तो कृषि ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर ऐसी बेरोजगारी पाई जाती है। बाकी क्षेत्रों में ज़रूरत के बराबर ही लोग रखे जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़े होने का क्या कारण है? परंपरागत कृषि, पुराने तरीके से कृषि किया जाना, देश की विशाल जनसंख्या का होना, उद्योगों का अल्प विकास होना या उपयुक्त सभी। यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इन तीनों ऑप्शंस के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अपना सही विकास नहीं कर पाती और पिछड़े अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रहती है। इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी परंपरागत कृषि, देश की विशाल जनसंख्या और उद्योगों का अल्प विकास, इन सभी के कारण हमारे देश की मुद्रा का सही विकास या हमारे देश की अर्थव्यवस्था का सही विकास नहीं हो पा रहा है। पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को चलाना क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, इसे हम डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। डिमोनेटाइजेशन को हम विमुद्रीकरण भी कहते हैं, जिसके तहत हम प्रचलन में चल रही मुद्रा की मान्यता समाप्त करके नई मुद्रा को चलन में लाते हैं। ऐसा जाली नोटों के ज़्यादा होने, काले धंधों के ज़्यादा फलने फूलने, या ये कह सकते हैं कि फेक करेंसी का ज़्यादा प्रचार हो जाने के कारण हम ऐसा करते हैं, या जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाती है, पैसा दबा दिया जाता है, वहाँ विमुद्रीकरण करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि सारा पैसा सिस्टम में आ जाता है। बिक्री कर किस आय का प्रमुख साधन है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी स्थानीय सरकार, डी सभी का। तो बिक्री कर से कौन सी सरकार सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है या किस सरकार को बिक्री कर का सर्वाधिक भाग जाता है? तो फ्रेंड्स, राज्य सरकार ऐसी संस्था है जो कि सेल्स ड्यूटी का अधिकतम भाग अपने पास रखती है, इसलिए ऑप्शन ए राज्य सरकार इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। राज्य सरकार इसका सही ऑप्शन होगा। स्थानीय सरकार के कारण ऐसा नहीं कहा जा सकता, अन्यथा सभी का ये आय का साधन है। भारतीय मुद्रा को अब तक कितनी बार अवमूल्यित किया गया है या भारतीय मुद्रा का कितनी बार अवमूल्यन हुआ है? अवमूल्यन मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ कि जब हम अपने देश की मुद्रा का मूल्य जानबूझ करके विदेशी मुद्रा की तुलना में कम कर देते हैं, तो इसे हम मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं। ये अब तक भारत में 3 बार हो चुका है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अवमूल्यन भारत में पहली बार 1949 के दौरान किया गया था। इस तरीके से अवमूल्यन से संबंधित 3 प्रश्न हैं। कितनी बार हुआ है, पहली बार कब हुआ है और अवमूल्यन होता क्या है? अवमूल्यन 1949 में हुआ है, 3 बार हुआ है। मुद्रा का मूल्य कम होना अवमूल्यन होता है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? यानी बैंक नोट को प्रेस करने वाला, प्रिंट करने वाला जो प्रेस है वो कहाँ स्थित है? नासिक में, नोएडा में, मुंबई में या देवास में? तो फ्रेंड्स, बैंक नोट को प्रिंट करने वाला जो प्रेस है वो ऑप्शन डी देवास में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर देवास ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहीं पर बैंक नोट प्रिंट किए जाते हैं और यह इन नोटों की, इन कागज़ों की प्रिंटिंग का एक अधिकार रखता है। ग्लिड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन या एक्सचेंज से संबंधित है ये। तो ऑप्शन ए करेंसी नोट, सोना चांदी सराफा से, सरकारी प्रतिभूतियों से या निगम ऋण पत्र से। फ्रेंड्स, ग्लिड एज्ड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों के आदान प्रदान, उनके लेन देन, उनके निर्बंधन और उनकी उन्मोचन से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है, सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। ग्लिड एज्ड बाजार प्रतिभूति। अगला प्रश्न, कृषि के क्षेत्र में ग्रामीण विकास हेतु वित्त सुविधा उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है। ऑप्शन ए नाबार्ड, बी क्षेत्रीय बैंक, सी भूमि विकास बैंक एंड सी सहकारी बैंक। फ्रेंड्स, नाबार्ड
जिससे कि कृषि क्षेत्र में सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, फाइनेंस उपलब्ध कराने के लिए, या ये कह सकते हैं किसानों को सस्ते तौर पर ऋण उत्पन्न कराने के लिए स्थापित की गई संस्था है। इसलिए इसका इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन नाबार्ड हमारा सही आंसर होगा। नाबार्ड को कृषि क्षेत्र में वित्त सुविधा उपलब्ध कराना, कृषि की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? 9 नवंबर 1970 को, 2 अक्टूबर 1975 को, 2 मई 1972 को, या 14 नवंबर 1972 को। फ्रेंड्स, भारत में ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी प्रथमतया, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1975 सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें। अर्थव्यवस्था से संबंधित सीरीज यहाँ पे समाप्त होती है। हम बहुत जल्द राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित एक सीरीज लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।